नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 15वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो पर्यावरण रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो परिस्थितिकी, मतलब जिसे हम लोग इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों का जो पर्यावरण का विषय है ना वो बहुत दिनों से नहीं आ रहा था, लेकिन आज से हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों का ना जितने भी पर्यावरण में टॉपिक है ना उन सारे टॉपिक में से ना पर डे ना आप लोगों का एमसीक्यू सीरीज़ लेकर आऊँगा टॉपिक वाइज। ठीक है, मतलब आप लोगों का जैसे आज का जो 15वां क्लास है ना उसमें परिस्थितिकी जो आप लोगों का टॉपिक है पर्यावरण, उसमें आप लोगों का कम से कम 1-2 क्लास लेकर आऊँगा। आप लोगों का ना जितने भी एमसीक्यू इसमें बन सकते हैं तमाम अलग अलग प्रश्न लेकर के आऊँगा। ठीक है, और ऐसे ही ना अलग अलग टॉपिक पर डे आप लोगों का जो पर्यावरण का जो टॉपिक है उसमें एमसीक्यू सीरीज़ लेकर आऊँगा अलग अलग टॉपिक पर। ठीक है, उसके बाद हम लोग ना जब जनवरी से ना मिक्स टॉपिक पर हम लोग ना मैराथन क्लास स्टार्ट करेंगे, लेकिन इस महीने ना पूरी जितने भी टॉपिक है उन सारे टॉपिक में हम लोग एमसीक्यू सीरीज़ करेंगे। ठीक है, और आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, जितना से जितना ज़्यादा हो सके उतना प्रैक्टिस करोगे ना तो आप लोगों का जो प्रश्न सॉल्व करने का जो तरीका है ना वो काफ़ी बेहतर तरीके से सुधरेगा। तो इसीलिए ना पर डे कम से कम 20 से 30 प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। ठीक है, और पर डे ये जो क्लास है वो आएगा आप लोगों के लिए। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए ना सबसे पहले हम लोग ना सीधा हम लोग जो अपना एमसीक्यू सीरीज़ है उसे स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को ट्राई करना है कि मेरे आंसर लेने से पहले खुद आंसर लेने की कोशिश करना है, ताकि आप लोगों का प्रैक्टिस भी हो जाए और अच्छे से आप लोग पढ़ भी पाओ। और जो जो इम्पोर्टेंट जो प्रश्न रहेगा ना उसे ही मैं लेकर के आऊँगा, जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक है, और आज का ये जो क्लास ख़त्म हो जाएगा ना उसके बाद इसका जो पूरा पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। तो जा करके सर्च कर लीजिए बाय एमडी धीवर करके। उसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूँगा, तो वहाँ से भी ज्वाइन करके ये जो पीडीएफ है पूरा डाउनलोड करके ना दोबारा प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए आप। दो विभिन्न समुदाय के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन ए इको टाइप, ऑप्शन बी इकेट, ऑप्शन सी इकोस्फीयर या ऑप्शन डी इकोटोन। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी इकोटोन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? दो विभिन्न समुदाय के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। तो दो विभिन्न समुदाय के बीच का जो संक्रांति क्षेत्र होता है ना उसे इकोटोन कहते हैं। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। तो सबसे पहले आप लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि इकोटोन क्या होता है। इकोटोन जो होता है ना वो एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर ना दो अलग अलग तरह की पारिस्थितिक तंत्र मिलते हैं। जैसे जंगल और घास का मैदान के बीच के जो मिलन बिंदु होता है ना उसे इकोटोन कहते हैं। और ये जो जंगल और घास के मैदान के बीच का मिलन बिंदु है, यहाँ पर दो पारिस्थितिक तंत्र की प्रजातियां ना मौजूद होती है। ठीक है, मतलब जंगल की जो प्रजातियां होती है वो, और उसके अलावा घास के मैदान की जो प्रजातियां होती है वो, इन दोनों की जो बीच की मिलन बिंदु होता है ना यहाँ पर दोनों प्रजातियां मौजूद होते हैं। यही पर जो केंद्र बिंदु बनता है ना उसे इकोटोन कहते हैं। आप लोगों को समझ में आया? और सरल तरीके से थोड़ा सा आप लोगों को समझाओ ना कि मान के चलो एक घास का मैदान हो गया और एक ना रेगिस्तान हो गया, तो ये दोनों अलग अलग इकोटोन होगा, पारिस्थितिक तंत्र होगा अलग अलग। और इन दोनों के बीच के जो मिलन बिंदु होगा ना, जैसे ये घास का मैदान और ये रेगिस्तान, तो इन दोनों के बीच के मिलन बिंदु को इकोटोन कहते हैं। जहाँ पर ना दोनों प्रकार की जो पारिस्थितिक तंत्र है, यहाँ की जो प्रजातियाँ हैं वो आपस में यहाँ पर पाया जाता है, जहाँ पर मिलता है उसे इकोटोन कहते हैं। अब उम्मीद है कि आप लोगों को इकोटोन क्या होता है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी इकोटोन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 को ध्यान से पढ़िए। पारिस्थितिकी तंत्र किससे मिलकर बनता है? ऑप्शन ए आबादी, ऑप्शन बी जीवी समुदाय, ऑप्शन सी आबादी और उसके निर्जीव घटक, या ऑप्शन डी जीवी समुदाय और उसके निर्जीव घटक। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी जीवी समुदाय और उसके निर्जीव घटक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पारिस्थितिकी तंत्र किससे मिलकर बनता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है ना वो जीवी समुदाय और उसके निर्जीव घटक से मिलकर बनता है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। और अगर आप लोगों को पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है सरल शब्दों में समझाऊँ ना, तो पारिस्थितिक तंत्र में ना जब पौधे, जानवर और बाकी जीव जंतु ना एक साथ मिलकर आपस में मिलकर एक वातावरण में रहते हैं तो उस वातावरण
वातावरण को क्या कहेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र कहेंगे, जहाँ जीवी समुदाय और उसके निर्जीव घटक सारे के सारे एक साथ मौजूद होकर मिलते हैं। और उसके अलावा सूरज की जो रोशनी है ना, उससे पेड़ पौधे जो होता है वो अपना भोजन बनाता है। उसके बाद जो पेड़ पौधे के जो पत्तियाँ होता है उसे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाता है। और कीड़े मकोड़े को कौन खाता है, वो सांप बिच्छू वगैरह खाते हैं। और सांप बिच्छू वगैरह कौन खा देता है, चीलबाज जो होता है वो खा देते हैं। तो इस प्रकार से जो खाद्य श्रृंखला वगैरह जो रहता है ना, वो बना रहता है। तो इसी के ना जो समुदाय है, इसी को जो वातावरण है, उन तमाम चीज़ों को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, जहाँ एक दूसरे से सारे चीज़ मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, तो जीवी और निर्जीव समुदाय को ना पूरे के पूरे पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आते हैं, इन्हीं से ही मिलकर बना होता है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यान से पढ़िए। पारिस्थितिकी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन किन क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। तो आप लोगों को ना ये 3 प्रकार के आप लोगों को शब्द दिया है, मतलब आप लोगों को 3 प्रकार के ऑप्शन दिए हैं। इसमें से आप लोगों को तीनों को पढ़कर बताना है कि कौन सा इसमें सही है और कौन सा नहीं है, आप लोगों को ये बताना है। सबसे पहले जो दिया है उसको ध्यान से पढ़िए। किसी क्षेत्र विशेष के भौतिक पर्यावरण के संदर्भ में जीवों का अध्ययन। पढ़िए किसी एक समुदाय के विभिन्न जीवों के मध्य आपसी अंतर संबंधों का अध्ययन। तीसरा, विभिन्न समुदाय के जीवों के मध्य आपसी अंतर संबंधों का अध्ययन। ऑप्शन ए 1 एवं 2, ऑप्शन बी 2 एवं 3, ऑप्शन सी 1 एवं 3 या ऑप्शन डी 1, 2 एवं 3। तो क्या इसका आंसर होगा, आप लोगों को बताना है कि पारिस्थितिक क्षेत्र के अंतर्गत ना कौन कौन से क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है पारिस्थितिक तंत्र में। तो आप लोगों को ये बताना है। ठीक है, तो ध्यान से बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 करेक्ट हो जाएगा। कैसे, पारिस्थितिकी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन किन क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत ना तीनों क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। कौन कौन सा, किसी क्षेत्र विशेष के भौतिक पर्यावरण के संदर्भ में जीवों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा, किसी एक समुदाय के विभिन्न जीवों के मध्य आपसी अंतर संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है। उसके अलावा तीसरा, विभिन्न समुदाय के जीवों के मध्य आपसी अंतर संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है। तो तमाम जो सजीव और निर्जीव जो घटक होते हैं ना, उन तमाम घटकों को ना पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यान से पढ़िए। पारिस्थितिक अनुभ्रमण के कारण ग्रासलैंड में घास के स्थान पर वृक्ष नहीं लगाए जाते क्योंकि। ऑप्शन ए, सीमित सूर्य प्रकाश तथा पोषकों की कमी के कारण। ऑप्शन बी, दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। ऑप्शन सी, सीमित जल तथा अग्नि का होना। या ऑप्शन डी, कीट व कवक की उपस्थिति। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, कीट व कवक की उपस्थिति करेक्ट हो जाएगा। कैसे, पारिस्थितिक अनुभ्रमण के कारण ग्रासलैंड में घास के स्थान पर वृक्ष नहीं लगाए जाते क्योंकि। तो पारिस्थितिक अनुभ्रमण के कारण ना ग्रासलैंड की जगह है ना, वहाँ घास के स्थान पर वृक्ष नहीं लगाए जाते क्योंकि कीट व कवक की उपस्थिति है, जिसके कारण ना कीट व कवक जो होता है वो बहुत ही जल्दी पेड़ पौधे को काट देते हैं, जो पौधा होता है उसको, जिसके कारण ग्रासलैंड में घास के स्थान पर वृक्ष नहीं लगाए जाते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यान से पढ़िए। पारिस्थितिकी के किस शाखा के अंतर्गत जैविक और अजैविक समुदाय के मध्य अंतर संबंधों के वास्तविक और दृष्टिचक्र समस्याओं के निदान और निराकरण की युक्तियों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए, संरक्षण पारिस्थितिकी। ऑप्शन बी, व्यवहारिक पारिस्थितिकी। ऑप्शन सी, निवास क्षेत्र पारिस्थितिकी। या ऑप्शन डी, मानव पारिस्थितिकी। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, व्यवहारिक पारिस्थितिकी करेक्ट हो जाएगा। कैसे, पारिस्थितिकी के किस शाखा के अंतर्गत जैविक और अजैविक समुदाय के मध्य अंतर संबंधों के वास्तविक और दृष्टिचक्र समस्याओं के निदान और निराकरण की युक्तियाँ का अध्ययन किया जाता है। तो व्यवहारिक पारिस्थितिकी के अंतर्गत ये किया जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को ध्यान से पढ़िए। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए, नई दिल्ली। ऑप्शन बी, इलाहाबाद। ऑप्शन सी, करनाल। या ऑप्शन डी, बेंगलुरु। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र जो है ना वो बेंगलुरु में स्थित है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र जो बेंगलुरु में है ना उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लो। यह देश का विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए ना एक प्रमुख अनुसंधान और शिक्षा केंद्र है। क्या? तो अनुसंधान और शिक्षा केंद्र है इंजीनियरिंग के लिए और विज्ञान के लिए, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। और इसकी जो स्थापना है ना वो 1909 में हुआ था। कब? तो इसकी स्थापना जो है वो 1909 में हुआ था, ये आप लोगों को नोट करके रखना है। और किसके द्वारा हुआ था? तो जमशेदजी नुसरवानजी टाटा द्वारा किया गया था। और इसका जो नाम है ना रिसर्च इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी ऑफ रिसर्च के रूप में ना किया गया था, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। खास तौर से ना ये कब स्थापित हुआ था? 1909 में ये। और किसने स्थापित किया था? तो जमशेदजी नुसरवानजी टाटा के द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में, ठीक है, क्योंकि पूछा जाता है, पर्यावरण से रिलेटेड है और फैक्चुअल प्रश्न है इसके वजह से। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को ध्यान से पढ़िए। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं? ऑप्शन ए खरपतवार और सूक्ष्म जीव, ऑप्शन बी पौधे और जीव, ऑप्शन सी पौधे और प्रकाश, या ऑप्शन डी जैविक और अजैविक। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी जैविक और अजैविक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं? तो पारिस्थितिकी जो तंत्र है ना इसके जो दो प्रकार के जो घटक है वो जैविक और अजैविक। मतलब यह है कि जैविक मतलब जीवित जो तमाम जो जीव जंतु है वो आते हैं पारिस्थितिक तंत्र में, और उसके अलावा जो अजैविक घटक है ना वो तमाम चीज़ भी ना पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के घटक आते हैं, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यान से पढ़िए। किसी क्षेत्र विशेष में समस्त जीवधारियों तथा सूक्ष्म जीवों के आपस में और भौतिक पर्यावरण के साथ पारिस्थितिक क्रियाओं तथा अंतर संबंधों का अध्ययन निम्नलिखित में से किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन ए पारिस्थितिक तंत्र पारिस्थितिकी, ऑप्शन बी संरक्षण पारिस्थितिकी, ऑप्शन सी निवास क्षेत्र पारिस्थितिकी, या ऑप्शन डी मानव पारिस्थितिकी। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए पारिस्थितिक तंत्र और पारिस्थितिकी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? इसी क्षेत्र विशेष में समस्त जीवधारियों तथा सूक्ष्म जीवों के आपस में और उनके भौतिक पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रियाओं तथा अंतर संबंधों का अध्ययन निम्नलिखित में से किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो समस्त जो जीवधारियाँ हैं और सूक्ष्म जीव है ना उसके बीच के जो अंतर संबंध है और पर्यावरण के साथ जो पारस्परिक क्रियाएँ होते हैं और उसका अंतर संबंध को ना किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? तो पारिस्थितिक तंत्र और पारिस्थितिकी के मध्य ना इसका अध्ययन किया जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यान से पढ़िए। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। ऑप्शन ए जीव और वातावरण, ऑप्शन बी मनुष्य और वन, ऑप्शन सी मृदा और जल, या ऑप्शन डी पति और पत्नी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? बताइए सबसे पहले आप। का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जीव और वातावरण करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो पारिस्थितिकी जो है ना वो जीव और वातावरण के बीच ना पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को इसमें याद रखना है। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को ध्यान से पढ़िए। संरक्षण पारिस्थितिकी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधन के उचित प्रयोग तथा प्रबंधन, ऑप्शन बी विभिन्न क्षेत्रों के जीवधारियों के आवासों का अध्ययन उनके पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य, ऑप्शन सी विभिन्न जंतुओं के आपसी तथा उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा?
तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। प्राकृतिक संसाधनों के उचित प्रयोग तथा प्रबंधन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? संरक्षण पारिस्थितिकी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? संरक्षण पारिस्थितिकी में ना केवल प्राकृतिक संसाधन के उचित प्रयोग और प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है। उपरोक्त सभी नहीं होगा, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसमें, ठीक है। संरक्षण प्रबंधन बोला है ना, तो संरक्षण प्रबंधन में केवल प्राकृतिक संसाधनों के उचित प्रयोग, मतलब जो हम लोगों को ना प्राकृतिक से जो संसाधन मिलता है उसका उचित प्रयोग किस प्रकार से करते हैं और उसका प्रबंधन किस प्रकार से कर सकते हैं ना, इन तमाम चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को ध्यान से पढ़िए। पारिस्थितिक शब्द को परिभाषित करने वाले पर्यायविद है। ऑप्शन ए अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ऑप्शन बी थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन सी अर्नेस्ट हैकल या ऑप्शन डी लेमार्क। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी अर्नेस्ट हैकल करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पारिस्थितिक शब्द को परिभाषित करने वाले पर्यायविद है। तो पारिस्थितिक जो शब्द है ना उसको परिभाषित करने वाले जो पर्यायविद है वो अर्नेस्ट हैकल है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। और ये जो पारिस्थितिक शब्द है ना इसको सबसे पहले ना अर्नेस्ट हैकल ने परिभाषित किया, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना। और कब परिभाषित किया? तो 1869 में परिभाषित किया। कब? तो 1869 में ना ये जो अर्नेस्ट हैकल है ना उन्होंने ना पारिस्थितिक शब्द को परिभाषित किया, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ये जो अर्नेस्ट हैकल नामक मनोवैज्ञानिक है ना, इन्होंने पारिस्थितिक शब्द को ना किस शब्द से संबोधित किया था? तो उसे ओइकोलॉजी के नाम से प्रयोग किया था। और ओइकोलॉजी का जो उन्होंने अर्थ बताया था वो जीवों के उनके जैविक और अजैविक पर्यावरण दोनों के साथ संबंधों का अध्ययन को बताया था, ठीक है। तो सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल ने किया था, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को ध्यान से पढ़िए। डार्विन का उद्विकास का सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन ए उपयोग एवं अनुपयोग, ऑप्शन बी उत्परिवर्तन, ऑप्शन सी प्राकृतिक वर्ण या ऑप्शन डी संस्करण। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक वर्ण करेक्ट हो जाएगा। कैसे? डार्विन का उद्विकास का सिद्धांत आधारित है। तो डार्विन का जो उद्विकास का सिद्धांत आधारित है वो प्राकृतिक वर्ण पर आधारित है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। और डार्विन का जो उद्विकास का सिद्धांत है वो क्या है आप लोगों को थोड़ा सा ये बताऊँ ना, तो डार्विन का उद्विकास का सिद्धांत बताता है कि जीवों में समय के साथ साथ अपने पर्यावरण के अनुसार ना अनुकूल होकर विकसित होता है। मतलब ना जो जीव विभिन्न प्रकार के रहते हैं वो पर्यावरण में किस प्रकार से अपने आप को अनुकूल बनाता है, वहाँ रहने लायक बनाता है। और रहने लायक बनाने के साथ साथ अपना ना स्वयं का विकास किस प्रकार से करता है ना, तो इस पर डार्विन ने ना सिद्धांत दिया था। और उन्होंने अपने सिद्धांत का जो नाम दिया था ना वो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था, जिसे ना थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के नाम से जानते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को ध्यान से पढ़िए। पारिस्थितिकी में अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए सजीव जगत का, ऑप्शन बी वनस्पति जगत का, ऑप्शन सी निर्जीव जगत का या ऑप्शन डी सभी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पारिस्थितिकी में अध्ययन किया जाता है। तो पारिस्थितिकी में ना सभी प्रकार की अध्ययन किया जाता है ना जी, चाहे वो सजीव जगत का हो, चाहे वो वनस्पति जगत का हो, चाहे वो निर्जीव जगत का हो। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ही ना करेक्ट हो जाएगा। और पारिस्थितिकी क्या होता है आप लोगों को बताया था ना कि पारिस्थितिकी में वो तमाम जीव जंतु वातावरण जो आ जाएगा, जो सजीव जगत होगा, निर्जीव जगत हो जाएगा, उसके अलावा वनस्पति जो पेड़ पौधे होंगे, वो तमाम चीज़ जो सजीव होगा और निर्जीव होगा वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? पारिस्थितिकी कहलाते हैं ना। आप लोगों को बताया था ना शुरुआती में ही। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 का क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यान से पढ़िए। पारिस्थितिकी की किस शाखा के अंतर्गत विभिन्न आवासों में जानवरों का विवरण एवं सामुदायिक इकाई का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए आवास पारिस्थितिकी, ऑप्शन बी सामुदायिक पारिस्थितिकी, ऑप्शन सी जनसंख्या पारिस्थितिकी या ऑप्शन डी उद्विकास पारिस्थितिकी। तो क्या इसका आंसर होगा?
तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी सामुदायिक पारिस्थितिकी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पारिस्थितिकी की किस शाखा के अंतर्गत विभिन्न आवासों में जानवरों का विवरण एवं सामुदायिक इकाई का अध्ययन किया जाता है? तो पारिस्थितिकी के ना सामुदायिक पारिस्थितिकी में ना ये जो विभिन्न प्रकार के जो आवास में जानवरों का विवरण एवं सामुदायिक इकाई है ना उसका अध्ययन किया जाता है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। और सामुदायिक पारिस्थितिकी क्या होता है आप लोगों को थोड़ा सा सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूँ ना, तो सामुदायिक पारिस्थितिकी वह शाखा है जो किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले जो विभिन्न प्रजाति मतलब जैसे पेड़ पौधे हो गया, जानवर हो गया, सूक्ष्म जीव हो गया, इन सभी के समूहों के बीच ना होने वाली आपसी अंतःक्रिया या अंतर संबंध को ना हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब उन सभी के बीच में जो अंतर संबंध होता है ना या अंतःक्रिया होता है ना, तो उन तमाम चीज़ों को ना हम लोग सामुदायिक परिस्थिति के अंतर्गत ना अध्ययन करते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यान से पढ़िए। डार्विन के उद्विकास सिद्धांत के अनुसार जीवों में विभिन्नताएं निम्नलिखित में से किस कारण से उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए अंगों का अनुप्रयोग, ऑप्शन बी प्राकृतिक वर्ण द्वारा अपनाई गई विशेषताओं का प्रत्यावर्तन, या ऑप्शन सी प्राकृतिक वर्ण, या ऑप्शन डी जीव उत्परिवर्तन विज्ञान। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक वर्ण करेक्ट हो जाएगा। कैसे? डार्विन के उद्विकास सिद्धांत के अनुसार जीवों में विभिन्नताएं निम्नलिखित में से किस कारण उत्पन्न होती है? तो डार्विन के जो उद्विकास का सिद्धांत दिया था ना, तो उनके अनुसार जो जीवों में विभिन्न प्रकार के जो विभिन्नताएं पाई जाती है ना वो प्राकृतिक वर्ण के अनुसार पाया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। और डार्विन के बारे में आप लोगों को बताया था ना कि डार्विन ने जो सिद्धांत दिया था वो प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को दिया था बोल करके। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। और पिछला प्रश्न और अभी का प्रश्न दोनों सिमिलर है। ठीक है, थोड़ा सा इसको घुमा करके दिया गया है, इसके वजह से थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूज वगैरह कुछ भी नहीं होना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को अब ध्यान से पढ़िए। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण एवं विभिन्न जीवों के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए नीके, ऑप्शन बी परिस्थितिकी, ऑप्शन सी परिस्थितिक तंत्र, या ऑप्शन डी प्राकृतिक इतिहास। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी परिस्थितिकी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण एवं विभिन्न जीवों के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है? तो परिस्थितिकी के अंतर्गत ही ना किया जाता है। जी हाँ, इसमें परिस्थितिकी जो है ना वो विज्ञान की एक शाखा भी है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। और इसके अंतर्गत ना पर्यावरण एवं विभिन्न जीवों के ना अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को इसके बारे में याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को ध्यान से पढ़िए। चार्ल्स डार्विन के प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया था? ऑप्शन ए जो सर्वोत्तम है वही जीवित रहेगा, ऑप्शन बी अस्तित्व हेतु संघर्ष, ऑप्शन सी अनुत्पादक समय में अधिक उत्पादक, या ऑप्शन डी संसाधन के अनुसार संतुलन। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अनुपादक समय में अधिक उत्पादक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? चार्ल्स डार्विन के प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत में निम्नलिखित में से किससे शामिल नहीं किया गया है? तो जो शामिल नहीं किया गया है ना चार्ल्स डार्विन के प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत में, वो अनुत्पादक समय में अधिक उत्पादक को शामिल नहीं किया गया है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। बाकी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों जो है ना उसको शामिल किया गया है। केवल ऑप्शन नंबर सी अनुत्पादक समय में अधिक उत्पादक को शामिल नहीं किया गया है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को ध्यान से पढ़िए। पारिस्थितिक प्रणाली उपयुक्त है। ऑप्शन ए भविष्य में होने वाले पारिस्थितिकी परिवर्तन की जानकारी देने में, ऑप्शन बी पारिस्थितिक प्रणाली में भविष्य में होने वाले परिवर्तन की जांच में, ऑप्शन सी पर्यावरणीय समस्याओं के भविष्य में आकलन हेतु, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा?
तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। और मुझे पता है कि अनेक लोगों ने ना ऑप्शन नंबर डी को ही करेक्ट आंसर लिए होंगे। तो प्रश्न क्रमांक 18 में बोला है पारिस्थितिक प्रणाली उपयुक्त है। तो पारिस्थितिक प्रणाली जो उपयुक्त है वो भविष्य में होने वाली प्राकृतिक परिवर्तन की जानकारी के लिए भी उपयुक्त है। उसके अलावा प्राकृतिक प्रणाली में भविष्य में होने वाले परिवर्तन की जाँच करने में भी उपयुक्त है और पर्यावरणीय समस्याओं के भविष्य में आकलन हेतु भी उपयुक्त है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को अब ध्यान से पढ़िए। पारिस्थितिकी विज्ञान में जिसका अध्ययन होता है वह है ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी वातावरण, ऑप्शन सी अंतरिक्ष या ऑप्शन डी आकाश। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी वातावरण करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पारिस्थितिकी विज्ञान में जिसका अध्ययन होता है वह है, तो पारिस्थितिकी विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं जी? वातावरण का ही ना अध्ययन करते हैं। वातावरण के अंतर्गत पृथ्वी में जितने प्रकार के जो घटक है वो भी आ जाएगा, अंतरिक्ष में जो नीचे में जितने प्रकार के जो घटक है वो सारी चीज़ आ जाएगा और आकाश भी इसी में समाहित हो जाता है वातावरण में। तो केवल ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा, इसमें जो स्पेसिफिक आंसर है वो। चलिए आज के क्लास के अंतिम प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हुए चलते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 20 को ध्यान से पढ़िए। पर्यावरण एवं वहाँ के समुदायों के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए पारिस्थितिकी विज्ञान में, ऑप्शन बी पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत या ऑप्शन सी पारिस्थितिक ऊर्जा प्रवाह के अंतर्गत या ऑप्शन डी पोषण स्तर के अंतर्गत। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए पारिस्थितिकी विज्ञान में करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पर्यावरण एवं वहाँ के समुदाय के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण एवं वहाँ के समुदाय के जो अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है वो पारिस्थितिकी विज्ञान में ही किया जाता है। केवल ये चीज़ आप लोगों को इसमें याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ए जो है करेक्ट हो जाएगा। और एक चीज़ आप लोग जान लो, जितना ज़्यादा अभी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने ये भी सुना होगा ना कि कोई भी एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम से कम 1 महीना पहले ना आप लोगों को मॉक टेस्ट देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये बोला जाता है। लेकिन आप लोगों का मॉक टेस्ट ना इसी प्रकार की जो प्रश्न लाऊंगा ना एमसीक्यू सीरीज़ में ना, तो उसी को आप लोगों को मानना है और खुद आंसर लेने की कोशिश करना है आप लोगों को बहुत जल्दी, ठीक है। तो इस प्रकार से जब आंसर लोगे ना तो आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, आपका जो आंसर लेने का जो माइंड है ना, माइंड सेटअप है, वो काफ़ी अच्छा होगा और आंसर पे सबसे ज़्यादा फोकस करेगा। तो इसीलिए आप लोग ना ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कीजिए कि आप लोग ना खुद से ही मॉक टेस्ट देने की कोशिश कीजिए आप लोग, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं कंटिन्यू क्लास लेकर आऊँ तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिले। तो इसीलिए ज़्यादा जरूरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है कि एक दिन में 4-5 क्लास आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोग अच्छे से पढ़िए। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो।